12वीं क्लास के हमारे समस्त विद्यार्थियों का अपने इस चैनल पर, हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जो हमारे संस्कृत के विद्यार्थी हैं 12वीं क्लास में जो पढ़ रहे हैं अभी, और इससे पहले जो पढ़कर के पास आउट हो चुके हैं उनके लिए भी यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट मतलब जानकारी है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और जो 12वीं क्लास में इस समय पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो खास है ही। दोस्तों, मैं आज आपको यहाँ पर दोस्तों ये बताने वाला हूँ कि आपका जो 2023 का सिलेबस क्या रहेगा, अपडेट होकर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से आ चुका है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे हमारे साथी पूछ रहे हैं कि सर हमारे लिए क्या पढ़ना होगा, इसमें हमारे कौन से छंद आएंगे, कौन से अलंकार आएंगे, कैसे कैसे प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, कौन कौन से पाठ को हम किस तरह से तैयार करें। तो मैं यहाँ पर पूरा सिलेबस आपको बता दूंगा, जिससे कि आपका कोई सवाल बचेगा नहीं, आपका कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। हर बिंदु को मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। यानी कि आपका जो बोर्ड का पेपर होगा 2023 में, वो 80 नंबर का पेपर होगा। दोस्तों, 80 नंबर कैसे कैसे आएंगे, क्या क्या उसमें पूछा जाएगा, कौन सा प्रश्न किस तरह से आएगा, ये सारी डिटेल हम जानेंगे। तो ये पूरा का पूरा मैटर आपको बताऊंगा मैं, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से आया है उसी के आधार पे आपको मैं समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को हम अच्छे से पूरा देखते हैं। अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहां पर संस्कृत का पूरा कोर्स आपको मिलेगा, यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। आप छान मारिए, क्योंकि हमने पूरा कोर्स दिया है, चाहे वो साहित्य की बात हो, चाहे वो आपके ग्रामर की बात हो, चाहे कोई भी टॉपिक आप उठा के देख लीजिए, आप पूरे यूट्यूब पे छान के देख सकते हैं। हमने आपको एक एक बिंदु को बताया है, एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए आपको क्लियर किया है। दोस्तों, काफ़ी मेहनत करके आपको ये कंटेंट तैयार किया है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये रही आज की हमारी क्लास। दोस्तों, सारी डिटेल आपको यहां पर मैं बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा कि कौन से टॉपिक को आपको कैसे पढ़ना होगा और किस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। जैसे मान लो छंद अलंकार के सवाल हैं तो वो कैसे आएंगे, संधि कारक प्रत्यय इत्यादि के टॉपिक में से किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और बुक्स में से आपके सवाल कैसे आएंगे। पूरी डिटेल आप यदि जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो हमारा जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, हमने पूरा कोर्स 12वीं क्लास का करवाया हुआ है, आप पूरा कोर्स अच्छे से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर फ्री है, आप पढ़ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे कि सब लोगों को फायदा हो। कोई भी टॉपिक उठा के देख लीजिए, आप किताब पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ग्रामर का कोई भी टॉपिक पढ़िए, साहित्य का कोई भी टॉपिक आप पढ़िए, आपको सारा कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा हमने PDF नोट्स भी आपके बना लिए हैं, तो नोट्स यदि आप चाहते हैं दोस्तों तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन का लोगो है। अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इसमें प्रवेश करिए और वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। दोस्तों, तो चलिए आज की ये सारी डिटेल हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, पाठ्यक्रम परीक्षा 2023, संस्कृत विषय कोड कक्षा 12 की हम बात कर रहे हैं। इस विषय की परीक्षा योजना निम्न अनुसार है, यानी कि इसकी क्या परीक्षा योजना है उसके बारे में हम आज जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम समय की बात करते हैं, तो जो पेपर का समय होगा मित्रों वो होगा 3.25 घंटे का। तो 3.25 घंटे का समय हमारे पास पर्याप्त है। समय हमें किसी को भी कम नहीं लगेगा, यानी कम नहीं पड़ेगा किसी भी स्थिति में, बल्कि आपके पास समय बच जाएगा। इसके बाद में नंबर की बात करें तो हमारा पेपर आता है टोटल 80 नंबर का, ठीक है ना, क्योंकि 20 नंबर जो हैं वो हमारे सत्रांक के होते हैं। ये आपके 3 टेस्ट प्लस अर्धवार्षिक के जो नंबर हैं उनके आधार पे आपको यहाँ से भेजे जाते हैं, यानी अपने अपने स्कूल से भेजे जाते हैं। तो 80 और 20 यहाँ पर 100 नंबर आपके टोटल हो जाते हैं। लेकिन बोर्ड के अंदर जो पेपर आएगा वो आएगा आपका 80 नंबर का। और 80 नंबर में आप कितने नंबर लाते हैं ये आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए पूरी डिटेल बताता हूं कि 80 नंबर में आखिर आएगा क्या क्या। तो चलिए जान लेते हैं कि 80 नंबर के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इसमें 80 नंबर का डिवाइडेशन किस तरह से किया हुआ है। एक एक बिंदु को हम इसमें समझते हैं। सबसे पहले है इसमें पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम ये आपका 30 नंबर का मैटर है। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगी आपकी किताब।
यानी किताब के अंदर जो आपके पाठ हैं उन पाठों से प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल हमारे जैसे कि 14 पाठ हैं, तो पाठ के पीछे जो आपके सवाल दिए होते हैं या पाठ के अंदर से सवाल किसी भी तरह से बना करके पूछा जा सकता है। जो आपकी पासबुक इत्यादि में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं उनमें से आपके ये सवाल पूछे जा सकते हैं। कुल मिलाकर के आपके पाठों से किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। कितने नंबर का है? 30 नंबर। दोस्तों आपकी जो पुस्तक है इसमें से मैं मोस्ट क्वेश्चनों का संकलन कर रहा हूं। मैंने बना लिए हैं बहुत सारे पाठ, तो लगभग 4 पाठ बचे हैं। जैसे ही हो जाएंगे तो आप तक पहुंचा दिए जाएंगे किसी न किसी माध्यम से। उनसे बाहर फिर कोई सवाल आपका पेपर में नहीं आएगा, ठीक है ना। ऐसे तो कुल मिलाकर के 30 नंबर जो आएंगे हमारे वो किताब से आएंगे, यानी कि हमारे जो पाठ हैं उन पाठों से रिलेटेड हमारे ये प्रश्न आएंगे। ठीक है, प्रश्न कैसे होंगे नीचे डिटेल मिल जाएगी। आगे है आपका संस्कृत साहित्य से इतिहास परिचय, इतिहास से परिचय, यानी संस्कृत साहित्य इतिहास का परिचय। कुल मिलाकर के हमारे जो संस्कृत साहित्य है यहाँ पर आपकी वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य दोनों प्रकार की साहित्य आपकी आ जाएगी इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके टोटल हैं इसके नंबर 10, यानी कुल मिलाकर के हमारा जो साहित्य आने वाला है वो 10 नंबर का आएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों आपके छोटे सवाल पूछे जाएंगे आपसे, 2-2 नंबर के या 1-1 नंबर का सवाल इसमें से पूछा जाता है। लेकिन इसमें साहित्य आपके लौकिक साहित्य भी आएगा और आपका वैदिक साहित्य भी आएगा। दोनों प्रकार के साहित्य से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। हमने नोट्स बना रखे हैं, आप तक पहुँचा दिए जाएंगे। हमारे चैनल पर भी हमने वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हो। और यदि आप नोट्स चाहते हो तो आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। स्क्रीन पर देख लो, ये हमारा लोगो है। आप इस एप्लीकेशन पर ये सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा 3 नंबर पे है छंद और अलंकार है। अब देखो यहाँ पर छंद और अलंकार की बात है, तो हमारे छंद और अलंकार दोनों मिलाकर के आते हैं टोटल 10 नंबर के। कहने का मतलब है कि 5 नंबर के आपके छंद हैं और 5 नंबर के अलंकार, तो दोनों मिलाकर के टोटल हमारे 10 नंबर के हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें किस तरह के सवाल आते हैं ये आपको हम आगे बताएंगे। वैसे मैंने चैनल पे करवा रखे हैं, वहां से भी आप देख सकते हो। आगे है आपका अपठित अवबोधनम, ये आपका 8 नंबर का मैटर है दोस्तों। कितने नंबर का है? 8 नंबर का। इसमें क्या होता है, अपठित गद्यांश आता है, अपठित आएगा आपका। जैसे अंग्रेजी में अनसीन पैसेज आता है ना, उसी तरह से यहाँ पर आपका अपठित आपका गद्यांश वगैरह कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है। उन्हीं में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों आगे है 5 नंबर पे, देखिए यहाँ लिखा है रचनात्मक कार्यम। ये है आपका 10 नंबर का मैटर। रचनात्मक कार्यम के अंतर्गत 2 आपके टॉपिक चलते हैं। एक तो इसमें आपसे पूछा जाएगा लघु निबंध लिखने के लिए, और इसके बाद में दूसरा पूछा जाएगा अनुवाद करने के लिए। ठीक है, कैसे करते हैं मैं आपको बता दूंगा। यदि कारक वगैरह ये आप अच्छे से समझ जाते हैं, अनुवाद के कुछ नियम समझ जाते हैं, तो आप आराम से लिख सकते हो लघु निबंध। किसी भी विषय के विषय में आप लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट में टॉपिक है 6 नंबर पे व्याकरणम। व्याकरण का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा 12 नंबर का दोस्तों। इसके अंतर्गत हमारी संधि आएगी, कारक आएगा और प्रत्यय है। ये 3 ही टॉपिक है हमारे 4-4 नंबर के, तो टोटल ग्रामर हमारी 12 नंबर की हो जाती है। अब वैसे हम देखें ऑल ओवर तो इसमें ग्रामर का पोर्शन ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, आपको व्याकरण को बहुत अच्छे से तैयार करना होगा यदि आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो। जैसे आपको पता है कि 12 नंबर की ग्रामर तो डायरेक्ट आपके आ रही है इसमें। इसके अलावा यहाँ देखिए आप रचनात्मक कार्य के अंदर आप ग्रामर ही मान लीजिए एक तरीका से, क्योंकि यदि आप कारक वगैरह नहीं सीखोगे, शब्द रूप इत्यादि आपको नहीं आएंगे, लकार का ज्ञान नहीं होगा, ठीक है, तो आप कभी भी आप ये नहीं लिख पाओगे, क्योंकि रटने से काम नहीं चलता। आपको ये आना चाहिए, तब जाकर के आप आराम से लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखें तो और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके अंदर ग्रामर समाहित हो रही है। यानी कुल मिलाकर के आपकी 50% ग्रामर के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अन्य भी इसमें प्रश्न मिलेंगे, जैसे कि प्रश्न निर्माण के आपके सवाल आते हैं इसमें। इसके अलावा आपके और भी छोटे मोटे सवाल हैं, जैसे कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य है, या फिर कर्ता क्रिया की पहचान करना है, विशेषण विशेष्य की पहचान करना है। ये जितने भी सवाल हैं ये सब के सब आपके ग्रामर से ही जुड़े रहते हैं। तो लगभग 50% के आसपास आपकी व्याकरण आ जाती है इसमें।
ठीक है। अब ये तो हो गया संक्षिप्त में कि आपके सिलेबस में क्या पूछा जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि कौन सा टॉपिक आपका कितने नंबर का है, उसमें क्या आएगा, किस तरह से उसमें आपको तैयार करना होता है। अब मैं इनको थोड़ा सा डिटेल से बताने का प्रयास करता हूं जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमारा टॉपिक था पठित अवबोधनम, 30 नंबर का इसमें मैटर है। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा उनको बताया गया है यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। सबसे पहले इसमें कह रहे हैं कि अंशत्रयम, इसके अंतर्गत आपको 3 अंश आएंगे। ठीक है, बात को समझ लेना अच्छे से। आपका जो पेपर होगा ना, उस पेपर के अंदर क्या आएगा, ठीक है, जो 30 नंबर का मैटर आएगा उसके लिए कह रहे हैं कि इसके 3 अंश होंगे। एक तो इसमें गद्यांश आएगा आपका, एक आपका पद्यांश आएगा और एक आपका नाट्यांश आएगा। अच्छे से समझ लेना, ठीक है, फिक्स है ये 4-4 नंबर के ये आपके आते हैं। कुल मिला के 12 नंबर का ये मैटर आपका आएगा यहां से। ठीक है, देखिए, एक तो आपका गद्यांश पूछा जाएगा, गद्यांश में से फिर सवाल पूछे जाएंगे। एक आपका पद्यांश यानी कि एक श्लोक आएगा, फिर श्लोक में से सवाल पूछे जाएंगे। एक आपका नाट्यांश आएगा यानी नाटक में से 4-5 लाइन दे करके उसमें से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इस तरह से 3 सवाल यहाँ पर हो जाते हैं और यहाँ लिखा हुआ है 4-4 के हिसाब से 12 नंबर के सवाल आपके ये हो जाते हैं। ठीक है, अब इनको भी डिवाइड किया है अलग अलग, जैसे कि एक सबसे पहले बताया है के में एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दो, ऐसे आपके 2 सवाल आएंगे, प्रश्न द्वयम। ठीक है, इसके बाद में पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, ऐसा आपका एक सवाल आएगा। इसके बाद में भाषा संबंधी इसमें कुछ प्रश्न होंगे बहुविकल्पात्मक। ठीक है, इसमें आपको 4 का उत्तर देना होगा। अब कैसे सवाल होंगे, इसमें 4 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक पूछा जाएगा विशेषण विशेष्य की पहचान करनी है। मैं इनको पढ़ा दूंगा, छोटे छोटे टॉपिक है, मैं थोड़ा सा इनको एक एक करके बता दूंगा वीडियो के रूप में। कर्तरी क्रिया की पहचान आपको करनी है, कर्ता कौन सा है, क्रिया कौन सी, ऐसे आपको पहचान करनी है। सर्वनाम और संज्ञा का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, यानी कि सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग और संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग आपको आना चाहिए। इसके बाद में पर्यायवाची और विलोम शब्द, ये आपके 4 तरह के सवाल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा कठिन है नहीं, तो इसमें कोई डिटेल से समझाने की आवश्यकता नहीं है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, किस तरह का होगा। इसमें कह रहे हैं कि पाठ प्रसंगानुसारम शब्दार्थ लेखनम, यहां पर आपको शब्दार्थ लिखने को आएंगे और ये आपके 6 शब्दार्थ आएंगे। देखो, षट शब्दा नाम, यानी कि आपके 6 शब्दार्थ होंगे। एक आपका जो शब्द होगा वो आधे नंबर का होगा, तो कुल मिलाकर के आपके 3 नंबर के ये शब्दार्थ पूछे जाएंगे। यानी कि आपकी जो किताब में पाठ है, उन पाठों से कोई भी आपका शब्द पूछा जा सकता है, उसका अर्थ आपको लिखना होगा। कोई भी शब्द पाठों के अंदर से कहीं से भी, बीच में से या पाठ के पीछे जो शब्दार्थ दिए हुए हैं उनमें से कहीं से भी पूछा जा सकता है, कोई भी शब्द आपका आ सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि कथनानि आश्रित्य प्रश्न निर्माण, आपको प्रश्न निर्माण करने हैं 4। तो एक आपका 1 नंबर का है तो 4 नंबर के आएंगे प्रश्न निर्माण करना। ये भी आसान है। प्रश्न निर्माण के लिए आपको किम शब्द कम से कम याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। मैं आपको बता दूंगा तरीका कैसे बनाते हैं, वैसे चैनल पे बता रखा है, आप पढ़ाई कर सकते हो। इसके बाद में भावार्थ लेखन है। ठीक है, द्वयो वाक्यो पद्यांशयो वा, तो ये आपके 2 आएंगे 1.5 नंबर के, यानी भावार्थ लिखने को आएगा। यानी कोई श्लोक आ गया, इसके अलावा आपकी कोई सूक्ति आ जाती है, तो सूक्ति का भावार्थ आपसे पूछा जाएगा। यहाँ आपको भावार्थ लिखना है। एक तो अर्थ होता है, एक होता है भावार्थ। भावार्थ में अर्थ से ज्यादा आपको डिटेल से समझाना पड़ता है। ठीक है, उसका भाव क्या है, कभी कभी कहते हैं ना कि इसका मेन मतलब क्या है, उसका सेंस क्या है, उसका भावार्थ क्या है, वही बात है वो। तो अर्थ से ज्यादा आपको समझा के बताना होता है, वो आपका भावार्थ कहलाता है। जैसे अर्थ में 1 लाइन है तो उसमें 3-4 लाइन आपको समझा करके लिखनी होती है, उसको हम भावार्थ कह देंगे सीधी भाषा में। तो ये आपके 2 सवाल ऐसे पूछे जाएंगे और ये टोटल आपके 3 नंबर के हो गए, यानी 1.5 नंबर का 1 है। इसके बाद में अन्वय लिखने को आएगा 1, यानी किसी भी श्लोक का आपसे अन्वय पूछा जाएगा। अन्वय आप जानते हो, हमने वीडियो बना रखा है अन्वय कैसे करते हैं। किसी भी श्लोक का अर्थ निकालने के लिए उसे अन्वय में विभक्त किया जाता है। अन्वय का मतलब होता है कि जो श्लोक है उसको व्यवस्थित तरीका से जमाया जाता है और एक वाक्य में उसको परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके बाद में है पाठ्य पुस्तकाधारितम भाषिक कार्यम, 6 प्रश्न, 6 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। पाठ्य पुस्तक से आधारित भाषिक कार्य से रिलेटेड प्रश्न होंगे। एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा।
तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो 6 तरह के सवाल आपके होंगे वो किस तरह के होंगे, ये सारे के सारे सवाल आपके किताब से ही पूछे जाएंगे। ये भाषिक कार्य से रिलेटेड आपके सवाल होंगे। तो इसमें पहला सवाल हमारा रहेगा वाक्य समुचित कर्तृ क्रियापदम चयनम, यानी कोई वाक्य आपको मिलेगा, उस वाक्य के अंदर आपको कर्तृपद बताना है, यानी कि कर्ता कौन सा है, इसके अलावा क्रियापद बताना है। आसान है, आपको कर्ता ढूंढ के बताना है और आपको क्रिया ढूंढ के बतानी है। ठीक है, जैसे राम है पठती, तो राम कर्ता हो गया, पठती क्रिया हो गई। इस तरह से आपको छांटना होता है। आगे है वाक्य विशेषण विशेष्यम, यानी वाक्य के अंदर विशेषण विशेष्य आपको बताना होता है, यानी कौन विशेषण है और कौन विशेष्य है। आप विशेषण जानते हैं, विशेष्य भी जानते हैं, तो आराम से पहचान लोगे। ठीक है, आगे चलिए। आगे है वाक्य सर्वनाम संज्ञा पद चयनम, यानी कोई वाक्य दिया हुआ है, उस वाक्य में से आपको सर्वनाम और संज्ञा पद का चयन करना होता है। आपको बताना है कि सर्वनाम पद कौन सा है और संज्ञा पद कौन सा है। आगे चलिए। आगे है समान विलोम पद चयनम, यानी समान विलोम पद चयन आपको करना होता है। ठीक है ना, समान विलोम पद का चयन करना होता है। जैसे मान लो कोई शब्द दे दिया, तो उसी के समान आपको विलोम पद छांट के लिखना होता है। आगे चलिए। आगे कह रहे हैं कि पाठ है वाक्यम व कस्मात् ग्रंथात् गृहीते कस्याश्च लेखके, कोई भी आपका वाक्य दिया होगा, उसके बारे में आपको पूछा जाएगा कि ये किस ग्रंथ से लिया है और इसका कौन लेखक है। ऐसे आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा 1 नंबर का। ठीक है, तो कहीं से भी आ सकता है, किसी भी पाठ से ऐसा पूछा जा सकता है। फिर इसमें एक लास्ट रहेगा के कम कथयति, यानी कोई भी लाइन आ जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि ये लाइन किसने किसको कही है। अब ये तो आपको याद होगा अच्छे से तभी बता सकते हो, नहीं तो कैसे पता लगेगा। किसी भी पाठ में से कोई भी लाइन आ सकती है और आपको बताना है कि यह लाइन किसने किसके लिए बोली है, ऐसे। ठीक है, इस तरह से ये हमारी पुस्तक का मैटर हो जाता है 30 नंबर का मैटर। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे। अब चलिए दोस्तों, आगे है हमारा 2 नंबर पे संस्कृत साहित्य परिचय। संस्कृत साहित्य के इतिहास का परिचय हमारा 10 नंबर का मैटर है। इसमें से आपके 2 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। एक तो पूछा जाएगा इसमें आपका प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास से रिलेटेड प्रश्न होंगे 5, अति लघुत्रात्मक प्रश्न ही पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास से रिलेटेड होंगे। और दूसरा हमारा रहेगा आधुनिक संस्कृत साहित्य परिचय। ठीक है, आधुनिक जो संस्कृत के साहित्यकार हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न होंगे, ये भी आपके अति लघुत्रात्मक होंगे। ठीक है, दोनों ही 5-5 नंबर के इसमें पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के संस्कृत साहित्य जो है वो 10 नंबर का आपका आता है इसमें। ठीक है ना, मैंने नोट्स बना रखे हैं, आप चैनल पे देख सकते हैं। हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहां पर आपको हम नोट्स उपलब्ध करवा देंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना, आपको ये दोनों जगह मिल जाएंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे है छंदो अलंकार है, आपके इसमें छंद हैं और अलंकार हैं। अब कौन कौन से अलंकार हैं वो हम देखेंगे, छंद कौन कौन से हैं वो भी जानेंगे। सबसे पहले छंद है, तो छंद के बारे में परिचय आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि लघु गुरु विवेक है, यानी आपसे लघु गुरु लगवाए जा सकते हैं। जैसे कोई भी नाम दे दिया तो उसमें लघु गुरु आपसे चिन्ह लगवा सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद में अधोलिखित छंदशाम सोदाहरणम लक्षणम सामान्य ज्ञानम च छंदांसी, आपको नीचे जो छंद दिए हैं इनका सामान्य ज्ञान होना चाहिए। कुल मिलाकर के आपको लक्षण याद होना चाहिए और उसका उदाहरण याद होना चाहिए। अब कौन कौन से आपके छंद पूछे जाएंगे, तो इसमें है अनुष्टुप छंद है, उपेंद्र विज्रा, इंद्र वज्रा, उपजाति, वसंत तिलका, वंशस्थ, मालिनी, शिखरिणी ही, मंदाक्रांता और शार्दूल विक्रीडितम। अब देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आपके टोटल हो गए 10 छंद। कुल मिला के 10 छंद आपके चलते हैं, तो इनको आपको पढ़ना होगा। इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम पेपर में। ठीक है, ऐसे। आगे इसमें एक तरह का सवाल और दे रखा है, पद्यांशेषु गणचिन्ह पूर्वकम छंद नाम, यानी कोई भी एक आपके लिए श्लोक दे दिया जाएगा या श्लोक की लाइन दे दी जाएगी, उसमें आपको गणचिन्ह लगाना है और गणचिन्ह लगा करके आपको छंद का नाम बताना है। ऐसा भी एक सवाल पूछा जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि छंद में से कैसे सवाल पूछे जाते हैं।
ठीक है, अब चलते हैं आगे। अलंकार, अलंकार में कौन से सवाल पूछे जाएंगे, किस तरह के सवाल आएंगे, कौन कौन से अलंकार आपके चलते हैं, वो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें आपके जो अलंकार हैं वो दो तरह के दिए हुए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, लिखा है कि अधोलिखित अलंकाराणाम उदाहरण सहित लक्षण ज्ञानम त्रिषु द्वयो, यानी 3 में से 2 आपको करने होते हैं। यहाँ पर 3 में से 2 करने हैं, 3 मिलेंगे जिसमें से 2 आपको करने हैं, एक आपका 1.5 नंबर का रहेगा, तो ये हमारा 3 नंबर हो जाते हैं इस जगह पर। तो देखिए, शब्दालंकार में आपके अनुप्रास चलता है, यमक चलता है, श्लेष चलता है, तो 3 तो आपके शब्दालंकार हो गए। इसके बाद में अर्थालंकार में उपमा है, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास, अन्योक्ति ही, दृष्टांत और अतिशयोक्ति। टोटल हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 अलंकार हो गए और 10 ही आपके छंद हो गए, और दोनों मिलाकर के टोटल 10 नंबर के हैं। ठीक है, अब देखो, एक तो हो गया कि आपके 3 आपको मिलेंगे, जैसे कि मान लो मिल जाते हैं अनुप्रास, उपमा, रूपक, इनमें से आपको 2 करने हैं। अब उसके लिए करना क्या होगा, उसमें आपको लक्षण लिखना होगा और उदाहरण लिखना होगा, बस इतना ही आपको करना होता है उत्तर में। आगे है इसमें, देखिए, कह रहे हैं कि पद्यांशेषु अलंकार से नाम उल्लेखम द्वयो, यानी कोई भी 2 के आपको अलंकार के नाम बताने होंगे। जैसे कोई भी उदाहरण आ गया, कोई भी लाइन दे दी आपके लिए, तो आपको उस लाइन में अलंकार का नाम बताना है कि कौन सा अलंकार होगा, ऐसे। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको बताना है कि उत्प्रेक्षा होगा, कि उपमा होगा, कि अनुप्रास अलंकार होगा, ऐसे आपको बताना होगा। इसके बाद में एक सवाल और है इसमें, कस्यापि अलंकारस्य लक्षण ज्ञानम या प्रदत्त परिभाषासु रिक्त स्थान पूर्ति माध्यमेन परीक्षणम। कहने का मतलब कस्यापि अलंकारस्य लक्षण ज्ञान, यानी कोई भी अलंकार है उसका लक्षण का ज्ञान आपको होना चाहिए। इस पर आधारित एक सवाल हमसे पूछा जाएगा, 1 नंबर का हमारा सवाल होता है। इसके अलावा रिक्त स्थान की पूर्ति करवा करके भी इसमें पूछा जा सकता है, तो किसी भी तरह से सवाल हमसे पूछा जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि छंद अलंकार में सवाल कैसे आते हैं। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं दोस्तों आगे, अपठित अवबोधनम, जो कि हमारा 8 नंबर का मैटर है, इसके अंतर्गत क्या पूछा जाएगा, चलिए जानते हैं। नाम से पता लग रहा है कि अपठित गद्यांश रहेगा इसमें। ठीक है, अपठित गद्यांश में से आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अब वो कैसे सवाल होंगे वही आपको बता रहे हैं। कह रहे हैं कि 80 से 100 शब्द परिमित एक सरल अपठित गद्यांश है, संपादितः सरल साहित्यिक अंशः प्रश्न वैविध्यम, यानी कुल मिलाकर के कह रहे हैं कि 80 से 100 शब्द वाला एक कोई भी गद्यांश रहेगा, उसमें से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। किस तरह के हैं, एक पदेन उत्तरम, यानी 4 प्रश्न होंगे जिसमें आपको 1 पद में उत्तर देना होगा। इसका मतलब है एक प्रश्न आपका आधे नंबर का है, यानी 2 नंबर के आपके 4 सवाल हो जाते हैं, 1 पद में उत्तर देना है सिर्फ। इसके बाद में एक सवाल है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, ऐसे आपके 3 प्रश्न आपको करने होंगे जिनमें आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना होगा। एक सवाल 1 नंबर का, यानी कि 3 नंबर पक्के हो जाते हैं। इसके बाद में भाषा संबद्ध कार्य, इससे रिलेटेड आपके 4 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। कितने तरह के, 4 तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके जो 4 तरह के सवाल पूछे जाएंगे उनमें कैसे सवाल होंगे, तो देखिए पहले नंबर पे है कर्तरी क्रियापद चयनम, पहले भी बता दिया है, कर्ता और क्रिया का चयन करना होता है। इसके बाद में है विशेषण विशेष्य, आपको विशेषण विशेष्य बताना होगा। इसके बाद में है सर्वनाम प्रयोग या संज्ञा प्रयोग, ये भी हम आपको पहले समझा दिए हैं। इसके बाद में शब्दार्थ चयन या विलोम शब्द का चयन, आपको शब्दार्थ का चयन करना या विलोम शब्द के लिए आपसे कहा जा सकता है। इस तरह के आपके 4 सवाल पूछे जाएंगे, एक सवाल 1 नंबर का होगा। ठीक है ना, ऐसे। आगे इसमें लास्ट है समुचित शीर्षक प्रदानम, जो भी गद्यांश होगा उसका आपको उचित शीर्षक बताना है, यानी कि उसका क्या टाइटल हो सकता है। जैसे मान लो कोई गद्यांश है, उसमें परोपकार के बारे में बताया है, तो आप उसका टाइटल लिख देंगे परोपकार है, ऐसे। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का मैटर हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अपठित जो गद्यांश होगा आपका, अपठित अवबोधन, वो 8 नंबर का टोटल आता है। क्लियर। अब चलते हैं आगे, 2 टॉपिक हमारे और बचे हुए हैं। एक है रचनात्मक कार्यम। रचनात्मक कार्यम जो है टोटल 10 नंबर का मैटर है हमारा। अब 10 नंबर में 2 जगह डिवाइडेशन हुआ है। एक तो आएगा 50 से 60 शब्देषु संस्कृत भाषायाम लघु निबंध लेखनम,
मैंने आपको पहले भी समझाया कि लघु निबंध लिखने के लिए आपसे यहां पर कहा जाता है, आपको लघु निबंध लिखना है लगभग 50 से 60 शब्दों में, ठीक है, यानी कि 7-8 लाइन आप लिख देते हैं तो ये आपके शब्द पूरे हो जाते हैं। अब लघु निबंध का कोई भी टॉपिक हो सकता है, जैसे पर्यावरण है, प्रदूषण है, उद्यान है, ठीक है, कोरोना है, ठीक है, कुछ भी आपका टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। अब यहां पर रटने से ज्यादा आपको समझने पर जोर देना होगा, यानी कि वाक्य बनाना यदि आप जानते हैं, अनुवाद करना यदि आप जानते हैं, कारक का आपको ज्ञान है अच्छे से, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं, कोई भी टॉपिक आ जाओ। क्योंकि हिंदी में तो हमें आता है, बात होती है संस्कृत में लिखने की, तो अनुवाद सीख जाना, आराम से लिख लोगे फिर। तो 5 नंबर का है ये लघु निबंध। इसके बाद में है अनुवाद। 5 वाक्य होंगे जिनका आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा। अब ये आपके 5 नंबर के हैं, इसमें आपको कारक का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कारक के ज्ञान के आधार पर ही आप इनको कर सकते हैं। कारक में नियम ध्यान रखने पड़ेंगे कि द्वितीय विभक्ति कहाँ होती है, तृतीया कहाँ होती है, चतुर्थी विभक्ति कहाँ होती है, तभी जाकर के अनुवाद कर सकते हो। अब लास्ट में है हमारा व्याकरण का टॉपिक। व्याकरण हमारी 12 नंबर की, हमने कहा कि 3 टॉपिक हैं 4-4 नंबर के। एक तो है इसमें आपकी संधि, संधि के अंदर स्वर संधि आपकी चलती है, व्यंजन संधि आपकी चलती है, ठीक है। इसमें आपकी विसर्ग संधि कहीं पर नहीं है, केवल 2 संधि हमें पढ़नी होती है इसमें। एक तो आपकी स्वर संधि, स्वर संधि के अंदर वैसे तो 8 संधि हम पढ़ते हैं, लेकिन 7 संधि आपको यहाँ पर पढ़नी होंगी, और व्यंजन संधि के अंदर भी लगभग 7-8 संधियाँ हमें पढ़नी होती हैं। इसके बाद में विसर्ग संधि इसमें दे नहीं रखी है, तो आपको पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। इसके बाद में कारक है, तो कारक के अंदर जितनी भी उपपद विभक्तियां हैं उनको पढ़ना है, और इसके अलावा जो भी हमारे सूत्र वगैरह रहते हैं उनकी भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सूत्र भी पूछे जाते हैं, और वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। तो ये मैटर आपका 4 नंबर का है, कारक भी। लास्ट है हमारा प्रत्यय। प्रत्यय के अंदर हमारे प्रत्यय चलते हैं, जैसे कि तब्यत है, अनियर है, यत, ण्यत, क्यप, क्षत्रि, शानच, तब, तु, त्वा, ल्यप, तुमुन, ये हमारे प्रत्यय हैं दोस्तों, ज़्यादा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे 12 प्रत्यय हैं। इनमें से आपसे पूछे जाएंगे, 4 नंबर का मैटर इसमें से आता है, ठीक है। जैसे डायरेक्ट पूछ लिया कि पठ प्लस तुम, तुमुन, तो क्या रूप बनेगा, पठी तुम, ठीक है। इसके अलावा और पूछ लिया क्षत्रि का, शानच का पूछ लिया, किसी भी तरह से पूछ सकते हैं आपसे। तो इसमें अनेक तरह के सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। अर्थ ही पूछ सकते हैं आपसे, पठितुम का क्या अर्थ होता है, ठीक है, संपठ्य का क्या अर्थ होता है, पठित्वा आपका रूप कैसे बनता है, प्रकृति प्रत्यय बताइए, कौन सा प्रत्यय इसमें लगा है, धातु इसमें कौन सी है, किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह से मित्रों हमने 12वीं क्लास में क्या क्या आपके पेपर में आता है, कैसे आपको पढ़ना होगा, किस टॉपिक में क्या पूछा जाएगा, पूरी डिटेल मैंने यहाँ पर बताई है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। दोस्तों कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। दोस्तों पूरा कोर्स आपको हम चैनल पर देंगे और फ्री उपलब्ध करवाएंगे, और यदि आप नोट्स भी चाहते हैं पूरे मैटर के, सारे टॉपिक के आपको हम पीडीएफ नोट्स उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन जो नोट्स हैं वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेंगे। तो स्क्रीन पर देख लो, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन का लोगो है मिशन संस्कृत ज्ञान। प्ले स्टोर पर जाकर के लिखना, इंग्लिश में लिखना मिशन संस्कृत ज्ञान, आपको दूसरे तीसरे नंबर पे मिल जाएगा। क्लिक करके डाउनलोड कर लेना और उसमें ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगी, आपको वहाँ पर वीडियो क्लासेज भी मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज भी हम लास्ट में चलाएंगे जब पेपर होते हैं उस समय, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो जरूर ज्वाइन करो अपने सभी